वेदों में ही नहीं, हमारे हर जगह, चाहे वो सत्य सनातनी परंपरा में, उन्हें माता का रूप और माता के सदृश और साक्षात माता ही मानी गई। उपस्थित हूं आप सबके सामने। आज इनकी कुंडली लेकर के आया हूं। इनका नाम है शैलजा और ये हैं हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर से। इनका प्रधान सवाल है, क्या मैं विदेश जा करके नौकरी कर सकती हूँ। वहीं दूसरी तरफ इन्होंने पूछा है कि मेरी माता जी को छोड़ करके मेरे पिताजी बहुत पहले ही चले गए थे, जिसके कारण बड़े कष्ट से मेरी माता ने मुझे पाला है, पर मुझे ये भी डर लगता है कि मैं उन्हें छोड़ के ना जाऊँ, और कन्फ्यूज़न में भी हैं। तो वस्तुतः ये जानना ये चाहती हैं कि मुझे बाहर जाना चाहिए। हालांकि इनका प्रयास जो है वो बाहर जाने का ज़्यादा है। इनकी छोटी बहन है और उसकी भी जिम्मेदारी इनके ऊपर ही है। पिता ने तो कभी मुड़ के देखा भी नहीं पीछे, विवाह दूसरा कर लिया, इस वजह से हम 3 बच गए। और घर की जिम्मेदारी, मैं फ़िलहाल अभी नोएडा में हूँ या गुड़गांव, ऐसा कुछ लिखा है इन्होंने, नौकरी करती हूँ। आइए सबसे पहले मैं आपको इनकी कुंडली के पंचांग से परिचय करा देता हूँ। आपको तो इनका परिचय दे दिया। हिमाचल प्रदेश के लोग बड़े सीधे और सरल होते हैं। मैंने कुछ महीने पहले एक खबर वहाँ से पढ़ी थी, जो कि बहुत ही जो है वो प्रसारित हुई थी कि वहाँ पे जो लोग बाहर के गए थे, शायद कहीं हरियाणा पंजाब के कुछ लोग थे जो वहाँ के लोगों के हाथ काट दिए थे। हाँ, वहीं के जो जो रीजनल लोग थे जो वहाँ के, ये बात दिखी थी न्यूज़ में, काफ़ी उसके जो है वो चर्चे हुए थे। तो ऐसा तो नहीं होना चाहिए। जो शुद्ध है उसको शुद्ध रहने दीजिए, कम से कम अपनी गंदगी वहाँ ना फैलाइए जहाँ पे शुद्धता फैली हो। 1996 भाद्रपद माह में इनका जन्म हुआ है। श्रावण और भाद्रपद का प्रभाव व्यक्ति को शुद्ध बनाता है, मनस्वी बनाता है, गलत और सही में एक जैसा रहने वाला होता है। मतलब शुद्ध है और अशुद्ध भी है, लेकिन इसको मैं हटा देता हूँ पर उसके जगह पे दूसरे शब्द जोड़ देता हूँ, और वो ये है कि व्यक्ति सुख और दुख में हमेशा एक जैसा रहने वाला है। उसके पास सुख की स्थिति में वो फूल करके कुप्पा नहीं होता और दुख की स्थिति में रुदन नहीं करता। मतलब ढाढ़स रखने वाला, साहस रखने वाला, इमोशन के साथ किसी के खेलने ना वाला, और बड़ा ही श्रेष्ठ बुद्धि का होता है। दक्षिणायन में जन्मे होने के कारण पिता का सुख नहीं मिलता और जीवन में तमाम उलझनें पैदा होती रहती हैं। ये हमेशा रहेगा। मतलब आय को लेकर के, व्यय को लेकर के कई बार ऐसी चीज़ें बनती रहेंगी, पर इसको समझ लेना ही ज़्यादा बेहतर होगा। शरद ऋतु में जन्मे हैं। आलस्य अपने काम में मत करिएगा। दूसरों के लिए आप ज़्यादा तैयार होते हैं और खुद के लिए थोड़े कम। कृष्ण पक्ष के षष्ठी तिथि के चंद्रमा शुभग्रह होंगे, इस वजह से वो जहां भी बैठेंगे और इनके ही बलबूते पे आपकी कुंडली आगे बढ़ेगी और वो शुभग्रह बनेंगे तो आपको लाभ देंगे। सोमवार के जन्मे होने के कारण आप झगड़ालू नहीं हैं, शुद्ध हैं, शांत हैं और स्थिर होकर के काम करना चाहती हैं। कोई भी कॉम्प्लीमेंट जो आपको मिलता है उस पर अमल करने की आदत है और उसको बरकरार रखने का डर भी है। आगे बढ़ता हूं। भरणी नक्षत्र, जिसके साथ शादी होगी, जिसके हथेली में आपकी हथेली जाएगी, उसका भाग्य भी चमकेगा और आपको लाभ भी होगा। वस्तुतः आपको भी ज़्यादा होगा और उसको तो होगा ही। ध्रुव योग में जन्मे हैं। जो काम सोचना उसे ध्रुव की तरह, ध्रुव तारा जैसे अटल होता है ना, असत्य नहीं बोलता, सत्य की परिपाटी पे काम करता है। ध्रुव योग में जन्मे होने से व्यक्ति सुव्यवस्थित होता है, अपने धैर्य को लेकर के बहुत ही समुचित ढंग से उसको नई रूपरेखा में हमेशा ही शुद्धता और परिपक्वता के मामले में आगे रखने वाला होता है। गर करण ये ठीक ठाक है। क्षत्रिय वर्ण और मनुष्य गण के होने के कारण साहस है, बल है, पराक्रम है, धैर्य है, ऊर्जा है, समानता और विषमानता में भेद है। दरअसल समाज के प्रत्येक वर्ग को जोड़ने का जो बल है वो आपके पास है। शब्दों का चयन बड़ा गंभीर और परंपराओं पे विश्वास बड़े ही समुचित ढंग से, और व्यक्ति बहुत ही दीर्घायु को प्राप्त करने वाला, आयु को प्राप्त करने वाला होता है। क्षत्रिय वर्ण और मनुष्यगण के होने के कारण ईर्ष्या है, द्वेष है, छल है, कपट है, मोह है, मात्सर्य है, प्रमाद है, आलस्य है, प्रभाव है, अभाव भी है। मतलब सब चीज के गुण मिले हैं आप में। अब आपकी कुंडली में सबसे अच्छी बात की चंद्रमा बढ़िया, सबसे अच्छी बात की आप जातिका हैं और ऊपर से भरणी नक्षत्र में जन्मे हैं। इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। और एक बात बताता हूँ, सबसे अच्छी बात है कि जो कंधा मजबूत होता है भगवान उसी पे भार ज्यादा देते हैं। चंद्रमा लग्न में और मेष राशि का लग्न बना,
ये सो मैं बहुत अच्छा कह सकता हूँ। लग्न के अधिपति का जन्म कुंडली में चतुर्थ में जाना, यही आपकी कुंडली का सबसे कमजोर बिंदु था, जिसके कारण जो दुख आपने झेले हैं, ये समस्त दुख जो आपने झेले हैं जीवन में अभी तक, उसके पीछे का मूल कारण यहाँ ये। दूसरा, दशम भाव के अधिपति का जन्म कुंडली में 12 में जाना, राहु केतु के संपर्क में होना। राहु का प्रभाव यहाँ पे हालांकि मित्रवत ही देख रहे थे, पर फिर भी वो ठीक नहीं थे। भाग्य भाव के अधिपति का भाग्य में आना, 12वें भाव के अधिपति का भाग्य में आना। हालांकि चंद्रमा जो कि चतुर्थ के अधिपति हैं, गुरु से देखे जा रहे हैं, माता है। स्पष्ट सा उत्तर है, जो व्यक्ति ज्योतिषी में भरोसा नहीं करता आप उसे भेज सकते हैं, माता है। पर माता को पति का सुख नहीं मिला, क्योंकि माता भाव में नीच के मंगल बैठे हैं। और दरअसल आप जरा गौर करिए तो ये जिस जातिका की कुंडली है, उसने सवाल क्या पूछा है? पिता का सुख नहीं मिला। पिता के कारक ग्रह सूर्य जो है वो स्वग्रही हैं जिंदा। पिता का सुख नहीं है क्योंकि वो 12वें भाव में है, और वस्तुतः उस पे गौर करिएगा तो राहु केतु के संपर्क में है, और पिता का जो कारक ग्रह है वो बढ़िया बैठा है। अब जरा ध्यान से समझिएगा, तो उस भाव के ठीक आगे पिता का सुख, तो पिता से 4 घर आगे अगर किसी भी जातक की कुंडली में पिता का सुख देखना है तो क्या करेंगे? सूर्य से 4 घर आगे देखेंगे। तो सूर्य से 4 घर आगे तो 1 2 3 4, यहां का अधिपति कौन? मंगल। अब मंगल की स्थिति को हमें देखना होगा कि वो कैसे हैं। तो वो कहां बैठे हैं? नीच के। किसके साथ? शुक्र के साथ, जो बहुत अच्छे नहीं होते। मतलब शुक्र और मंगल एक साथ सामान्य होते हैं। अब यहां पे आपको रोक करके मैं इनकी कुंडली में नक्षत्र पे लेके आता हूं। चंद्रमा भरणी नक्षत्र के, ये बहुत ही श्रेष्ठ और श्रेयस्कर भूमिका में जातकों को स्थापित करने वाला बना देंगे। लग्न 26 डिग्री का निरंतरता से वृद्ध हो रहा है, मतलब प्रत्येक पल जो है उसके जल की जो स्थिति है। अब इसको जरा ऐसे समझते हैं, गंगा गंगोत्री से निकलती हैं तो उनका जल बड़ा शुद्ध और पवित्र होता है, औषधि के समान। लेकिन जब मैंने बंगाल में देखी बात, हालांकि मैं गंगोत्री गया नहीं हूं पर बंगाल गया हूं, तो गंगा जी के उस पार, मतलब जैसे कि उस पार जैसे होता है ना वो हावड़ा ब्रिज, तो हावड़ा ब्रिज के जब उस पार गया था, और दरअसल जब मैंने वहां की स्थिति देखी तो इतनी गंदगी थी, इतनी गंदगी की पूछो ही मत, कि वहां पे श्वास लेना दूभर हो रहा था। अब ये बात है तो निसंदेह अगर एक बात कहूं तो सबसे ज्यादा पुण्य मिलता है माता को, माता के सदृश आदर देना सबसे ज्यादा पुण्य मिलता है। और गंगा को वेदों में ही नहीं, हमारे हर जगह, चाहे वो सत्य सनातनी परंपरा में, उन्हें माता का रूप और माता के सदृश और साक्षात माता ही मानी गई है, गाय हो या गंगा। और दरअसल जो है वो आप अगर विचार करें तो गंगा का जो जल कलकत्ता में देखने को मिलेगा, कोलकाता में, वो इतना गंदा है, काला है। लेकिन गंगोत्री का जल बड़ा पवित्र और बड़ा ही निर्मल। पर ये यात्रा जो है वो गंगा की कितनी ही मशक्कत वाली रही है, कितने लोगों को उसने सींचा है और कितने लोगों को उसने जीवन दिया है। पर सोच के देखिए, ये सूर्य जो सुख भाव के अधिपति मंगल नीच भाव में बैठे हैं, मतलब सुख भाव में ही नीच के बैठे हैं। इस कारण से व्यक्ति को, अब मंगल के बारे में एक और भी अद्भुत बात बताता हूं। पृथ्वी से पैदा हुए हैं मंगल, और इनके नाना और नानी जो हैं वो सूर्य और चंद्रमा है। पृथ्वी से पैदा हुए मंगल, और मंगल के नाना नानी कौन हुए? सूर्य और चंद्रमा। क्योंकि पृथ्वी के पिता और पुत्र कौन है? सूर्य और चंद्रमा। अरे भाई साहब, जब पृथ्वी का पुत्र मंगल होंगे तो मंगल के नाना नानी सूर्य और चंद्रमा होंगे। तो इसका मतलब यह निकलता है कि पृथ्वी के जो पिता हैं और माता हैं वो सूर्य और चंद्रमा है। तो मंगल के अंदर सूर्य का भी गुण है, जल्दी से गर्म हो जाना, और चंद्रमा सी शैतल्यता भी है, और पृथ्वी सा गांधीर्य भी है, और सूर्य का जो है वो पराक्रम भी है। तो कहने का मतलब ये तो मंगल था, तो चंद्रमा जल्दी ठंडा गर्म, और चंद्रमा शीतल तो शीतल भी है, और पृथ्वी सा गंभीर्य भी रखता है, और वो नीच के बैठ गए। तो संपूर्ण सुख जो है वो यही है, और यहीं पे ये नीच के बैठे हैं। लग्नेश अगर मंगल बनते हो, ध्यान से समझिएगा, लग्नेश अगर मंगल बनते हो, चाहे वो वृश्चिक लग्न की कुंडली हो, चाहे वो मेष लग्न की कुंडली हो, यहां पे लग्नेश आयु भी देंगे और मृत्यु भी देंगे। जन्म और मृत्यु दोनों भाव लग्नेश ने संभाल रखे हैं। लग्न मृत्यु जन्म है तो अष्टम मृत्यु है, और जरा गौर करिए तो वो नीच के बैठे हैं। और ध्यान से समझने की बात है कि उस भाव के ठीक आगे गुरु जैसे ग्रह बैठे हैं जो व्यक्ति के जीवन में आयु दे रहे हैं। क्यों?
क्योंकि गुरु वृद्ध और लग्न को देख रहे हैं। चंद्रमा लग्न में, लग्न के अधिपति मंगल और लग्न के अधिपति और लग्न में ही चंद्रमा का बैठना व्यक्ति के आयु और व्यक्ति के वर्चस्व, व्यक्ति के प्रभाव, व्यक्ति के स्वभाव, व्यक्ति के स्वास्थ्य, व्यक्ति के नेचर, इन सबको बड़ा ही अच्छा और संतुलन में रखने वाला बना रहे हैं। पर कमजोरी कि लग्नेश चतुर्थ भाव में बैठ गए। अगर यही कर्क लग्न की कुंडली होती और लग्न में मंगल बैठ जाते तो उतनी बुरी बात नहीं होती जितनी मेष लग्न की कुंडली बनी और लग्नेश चतुर्थ भाव में बैठ गए। अब जरा रोक करके एक बात और आगे बढ़ता हूं। लग्न का नक्षत्र भरणी नक्षत्र बना है और भरणी नक्षत्र के चौथे चरण में इनका जन्म हुआ है, जिसके अधिपति मंगल हो जाएंगे। मंगल कौन? नीच के। इस कारण से व्यक्ति की कुंडली में चाहे कुछ भी हो जाए, व्यक्ति की कुंडली में कुछ भी हो जाए, वो भले ही साम्य ही होते हैं एक दूसरे के लिए, मंगल और शुक्र दोनों बहुत अच्छे मित्र नहीं होते, पर एक दूसरे के लिए 50-50 वाले के हक में होते हैं। तो यहाँ पे चाहे कुछ भी हो जाए, इनकी कुंडली में 2024 के 10वें महीने से लेकर के 2025 के 12वें महीने तक का जो काल रहेगा वो बड़ा ही एकदम सुनहला काल रहेगा। इस दौरान मतलब मैं आपको ये कहूंगा कि आप अगर बाहर निकलना चाहते हैं तो इस हमेशा आपकी कुंडली में बाहर जाने के योग बने हैं, कभी भी बने हैं। हाँ, थोड़ी बहुत मशक्कत इसलिए बन रही है क्योंकि शनि यहां बैठे हैं, वो अपना एक रोल प्ले कर रहे हैं जो कि मेष लग्न की कुंडली के लिए पापी भाव के अधिपति होते हैं। यहां वो विदेश जाने से और यहां वो इस भाव के अधिपति नीच के बसना तो नहीं होगा, पर हाँ, आप नौकरी वगैरह के लिए प्रयास करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, पर मशक्कत बाकी रहेगी क्योंकि 12वें भाव पे राहु केतु का प्रभाव जरूर है। 12वें भाव पे दशम भाव के अधिपति बैठे हैं, उस भाव से केंद्र में गुरु बैठे हैं, उस भाव के ठीक आगे चंद्रमा बैठे हैं, उस भाव पे राहु केतु का असर है, दशम भाव पे राहु केतु का असर है। तो मैं निस्संदेह ये बात कह सकता हूं कि आपको जाने का प्रयास कर देना चाहिए। और वस्तुतः आपकी कुंडली में इसके योग में तो लगातार ही देख रहा हूं। कितनी बार कहूं, आप लगातार प्रयास करते रहिए क्योंकि अभी भी योग चल रहा है, अभी भी योग चल रहा है और ये लगातार है, मतलब 26 के बाद तक है। आप लगातार प्रयास कर सकते हैं। पर शनि की स्थिति को जब मैं देखता हूं तो नवांश कुंडली में वो उसी भाव में उच्च के हो जा रहे हैं चंद्रमा के साथ, मतलब ये अच्छी बात है। और जन्म कुंडली में विदेश भाव के अधिपति के ऊपर गौर करिएगा, गुरु जो है वो स्वग्रही होकर के बैठे हैं और सूर्य स्वग्रही होकर के बैठे हैं, बुध स्वग्रही होकर के बैठे हैं, चंद्रमा लग्न में, लग्न के अधिपति नीच के और लग्न के अधिपति से लग्न राशि के अधिपति जो है वो राशि से केंद्र में। ये एक अच्छी बात भी है और बुरी बात भी है। बुरी इसलिए क्योंकि चतुर्थ भाव में मंगल निष्फल होते हैं, चतुर्थ भाव में मंगल निष्फल होते हैं और छठे भाव में वो हर्ष बली हो जाते हैं, हर्षातिरेक, हर्ष की अधिकता। तीसरे और छठे भाव के कारक, जहां छठवें भाव में 12वें भाव में भी वो कई बार कमजोर परिणाम देते देखे जाते हैं। पर यह बात कि दशम स्थान में दिग्बली और मंगल मेष और वृश्चिक राशि के अधिपति, जहां मंगल जब शुक्र को देखते हैं तो क्या करते हैं? शुक्र है वीर्य और मंगल है रक्त। रक्त और वीर्य का संबंध जब बनता है तो क्या होता है? संतति होती है, क्योंकि रज मंगल है और शुक्र वीर्य है। ऐसी स्थिति में व्यक्ति के अंदर कामोत्तेजक भावनाएं और काम कला में निपुणता कई बार अत्यधिक होती है। और वस्तुतः आपकी कुंडली में तो आप भरणी के हैं, तो चंद्रमा भरणी के और शुक्र जो है वो जन्म कुंडली में मंगल के साथ, पर वो नीच के ग्रह के साथ बैठे हैं। धोखा ना हो, इस बात का संकेत मिलता है। किसी पे भरोसा ना करना, क्योंकि ये दुनिया बड़ी जालिम है। हाँ, जो चीजें अच्छी हैं वो भाती नहीं है और जो चीज बुरी हो, मुझे दरअसल मैं आप लोगों से एक बात कहता हूं, मैं पिछले कई दिनों से, अब चाहे उसके जो भी कारण रहे हों, मुझे अपने दर्शकों पे या जो YouTube का संसार है, ऐसे दर्शकों से बड़ी खिन्नता महसूस हो रही है। मन तो कर रहा है कि क्या करूं, पर कुछ कर भी नहीं सकता, क्योंकि मैंने कई बार ऐसी चीजें देखी हैं कि हम प्रायः ऐसी चीजों को देखने का प्रयास कर रहे हैं जो बिल्कुल ही गंदी हैं और जिनका हमारे जीवन के लिए कोई भी महत्व नहीं है, कोई भी महत्व नहीं है, पर फिर भी हम उसके पीछे पता नहीं क्यों जाते हैं। और मैंने तो ये बात भी देखी है कि कई बार जो चीजें अच्छी हैं उसे दबाने का कितना प्रयास किया जाता है कि किसी भी तरीके से ऐसा लगता है जैसे कि अगर अच्छी चीजें पहुंच जाएगी तो किसी को लाभ न हो जाए। ऐसी बातें भी होती हैं। तो मैं बड़ा ही इन सब चीजों से बड़ा कभी कभी तिल मिला जाता हूं, पर कर भी तो नहीं सकता, मेरी पहुंच उतनी नहीं है। पर हाँ, इतनी बात जरूर कर सकता हूं कि अपना काम समुचित तरीके से कर सकता हूं। तो यहां पे यही बात थी, समस्त दुखों का कारण यहां ये था। धन भाव आपकी कुंडली में ठीक है, माता का सुख, क्योंकि धन भाव का संबंध चतुर्थ भाव से मिलेगा और हमेशा रहेगा। चंद्रमा है लग्न में, वो आपके व्यक्तित्व पे उनका असर भी रहेगा और आप उनसे प्रभावित भी रहेंगी, आप उनके संस्कारों से पोषित भी रहेंगी।
इस कुंडली में विदेश जाने का योग अभी लगातार है। आपको सरकारी नौकरी का सुख थोड़ा कम है। वस्तुतः आप कोशिश अगर करेंगे तो दशम भाव के अधिपति जो शनि है वो वस्तुतः गुरु से केंद्र में है, लेकिन वो स्वयं नीचाभिलाषी भी हो रहे हैं, इस वजह से थोड़े कमजोर भी हैं। और वस्तुतः सूर्य स्वग्रही हैं, गुरु से देखे जा रहे हैं। तो मैं समझता हूं कि आपको खुद का कारोबार कर लेना चाहिए, किसी सरकारी नौकरी से ज़्यादा बढ़िया और प्राइवेट नौकरी से ज़्यादा बढ़िया। आप अगर हो सके तो विदेश जाना, विदेश से पैसा कमा करके आए तो आप खुद का कारोबार स्थापित करिए, क्योंकि आप मेष लग्न के हैं। नौकरी आपकी कुंडली में बनती है थोड़ी कमजोर, क्योंकि लग्नेश नीच के हो जा रहे हैं। अगर यही प्रवृत्ति नहीं होती, अगर यही लग्नेश यहाँ बैठ जाते तो मैं 100% ये बात कह सकता, और इन्होंने लिखी भी है बात, कि सच कहूँ तो पंडित जी मैंने कभी भी सरकारी नौकरी की तैयारी की भी नहीं है। तो एक तो की भी नहीं है और दूसरी वो प्रकृति भी कमजोर दिख रही है। तो मैं समझता हूँ कि आपको या तो खुद का कारोबार करना चाहिए या प्राइवेट नौकरी कर लेनी चाहिए। दोनों में से एक ही चीज करेंगे, पर पहले आप नौकरी करिए, क्योंकि अभी उतनी स्थिति है नहीं कि आप अपना खुद का व्यापार करें। क्यों ऐसी नहीं है? क्योंकि शनि जो है वो जो दशम भाव है या धन भाव के अधिपति जो है वो नीच के ग्रह के साथ बैठे हैं और 50% का परिणाम कर रहे हैं। वो शुक्र पुनर्वसु नक्षत्र में बैठे हैं, जिसके अधिपति गुरु आपकी कुंडली में माता का भक्त बना रहे हैं। और वस्तुतः सबके साथ व्यक्ति संतुलित होकर के व्यवहार करता है, संतुलन में रह करके अपना जीवन निर्वाह कर लेता है। आपकी कुंडली में दशम भाव के अधिपति का कमजोर होना, जन्म कुंडली के पंचम भाव के अधिपति का मजबूत होना, यश, कीर्ति, मान, सम्मान, पद, प्रतिष्ठा, गौरव और एक अलग और अच्छी पहचान आप बना लेंगे। और निस्संदेह इसमें सूर्य की स्थिति आपके लिए लाभदायक है। इस कुंडली के लिए चंद्रमा लाभदायक है, मंगल नुकसान दे रहे हैं, बुध अच्छे हैं। आपको पांडित्य, आपकी वाणी, आपके प्रभाव, आपके साहस, आपके पराक्रम, आपके बल, आपके लड़ने की क्षमता को तो तेजस्विता और ओजस्विता का भाव जागृत कर रहे हैं। वस्तुतः आपकी कुंडली में बुध के साथ राहु के बैठ जाने से ये भाव और भी ज्यादा अच्छा होगा, और दरअसल ये और भी ज्यादा जो है वो एक अलग तरीके का अनूठापन देगा, जो आपको ब्राह्मणों का पूजक बना देगा। और संतुलन पैदा करने के साथ साथ दुश्मन के घर में घुस करके मार करके चले आना और किसी के द्वारा आपका कुछ भी बिगाड़ ना लिया जाना, अगर ऐसा होता है तो आश्चर्य की बात नहीं होगी। मैं समझता हूं कि ये सबसे अच्छी बात है। कंप्यूटर से जुड़ करके काम करना, कंप्यूटर पे बैठ करके काम करना, तकनीक से जुड़ करके काम करना, तकनीक से सहयोग लेकर के काम करना, इंटरनेट के क्षेत्र में काम करना, कम्युनिकेशन बेहतर है, गंभीरता बहुत अच्छी है, मन बड़ा अच्छा है, संतुलन में आप काम करते हैं। और वस्तुतः आपकी कुंडली में साहस है, बल है, पर वो थोड़े थोड़े कमजोर है। अपने पेट का ख्याल जरूर रखिएगा, नाभि का क्षेत्र कमजोर ना हो इसका ख्याल रखना है। और सबसे अच्छी बात कि आपकी कुंडली में रक्त की कोई बीमारी ना हो, जैसे शुगर वगैरह, या हृदय से संबंधित कोई समस्या ना हो, गलत लोगों की संगति में ना जाने का मौका मिले, इसका हमेशा प्रयास करिएगा। क्लियर है? आपकी कुंडली में इतने सारे सवाल थे, मैंने बता दिए, पर वस्तुतः ये मेष लग्न की कुंडली है और इस कुंडली के लिए मंगल और गुरु और सूर्य अच्छे होते हैं। लग्नेश होने के साथ साथ अष्टमेश होने के कारण इनको दोष तो नहीं लगेगा, क्योंकि मेष लग्न की कुंडली और लग्न में ही जो है वो चंद्रमा बैठे हैं, जो जन्म कुंडली के सुखेश हैं। तो व्यक्ति के पास धन, संपत्ति, इन सब चीजों में कोई कमजोरी नहीं मैं महसूस कर रहा हूँ। दाम्पत्य बहुत अच्छा, पति नौकरी करने वाला मिल सकता है। और यहाँ पे विष दोष है शनि चंद्रमा का, इस कारण से कई बार हमें जो है वो थोड़ा बहुत व्यय करने से तो कोई आपको रोकेगा नहीं, आप तो व्यय करते ही हैं, पर धन की जो स्थिति है वो कई बार आपको ऐसा मतलब एहसास करा दे कि जब व्यय करना हो तो कई बार मन मसोसना पड़ता है या रुकना पड़ता है या कई बार उसके लिए इंतजार करना पड़ता है। तो ये समस्या हमेशा रहने वाली है, क्योंकि वो कई बार शनि की तीसरी दृष्टि यहाँ और धन भाव के अधिपति का संबंध मंगल जैसे नीच ग्रह के साथ हो रहा है। हालांकि लग्नेश और धनेश का एक साथ बैठना, पर वो अष्टमेश है। पैतृक संपत्ति का सुख आपको मिल सकता है, अगर पिता नहीं है तो उनकी संपत्ति पे अधिकार भी आपको मिल सकता है और वो आपका अधिकार बनता है। मैं समझता हूं कि आपकी कुंडली में गुरु का प्रभाव यहाँ के लिए अच्छा है। नैतिक तत्वों से युक्त आप जीवन जिएंगे, कभी भी निंदनीय कृत्य नहीं करेंगे, ये बात आपकी कुंडली में घटित हो रही है। बस अपने काम के अतिरेक को बढ़ाने मत देना और न बढ़ने देना। दशमांश कुंडली में मंगल के साथ शुक्र का बैठना, जहां शुक्र पदस्थ अधिकारी बना दे और व्यक्ति के काम में संतुलन पैदा करें। राहु यहाँ पे बैठे हैं, ये व्यक्ति के जीवन में राहु की दशा जैसे अभी मंगल की चल रही है, इसके बाद राहु कर्म क्षेत्र के लिए लाभदायक। यहाँ के लिए राहु जो बैठे हैं यहाँ के लिए अच्छे हैं, यहाँ भी राहु जो बैठे हैं वो अच्छे बैठे हैं। मतलब राहु की दशा आपके लिए कमजोर नहीं है, क्योंकि वस्तुतः उसके ऊपर उसके परम मित्र शनि की दृष्टि और बुध के साथ जाना और गुरु से केंद्र में होना लाभदायक स्थितियां दिखा रहे हैं। राहु हस्त के बैठे हैं, जिसके अधिपति चंद्रमा लग्न में बैठे हैं। इस कारण से व्यक्तित्व का विकास हो
और व्यक्ति जो होता है वो श्रेष्ठ पदों पे जाकर के विभूषित होता है और राहु की दशा में श्रेष्ठ लाभ के संकेत भी मिल रहे हैं। अगर मैं इस चीज को और भी गंभीरता से समझता हूं तो 100% ये राहु आपकी कुंडली में अच्छी दशा के साथ बीतने वाला है, इसकी दशा कमजोर नहीं जाएगी। ग्रह बल के आधार पर सूर्य 100% आपकी कुंडली में आपके पक्ष में परिणाम करेंगे, जहां पुत्र का सुख, दाम्पत्य का सुख, प्रेम का सुख, यश, कीर्ति, सम्मान, समाज में प्रतिष्ठा। हाँ, थोड़े बहुत विलंब की स्थिति जरूर बनेगी, लेकिन वो भी संतति मिल जाएगी, उसमें भी कोई समस्या नहीं है, क्योंकि आपकी कुंडली का जो D7 चार्ट बना है वो बेहतर बन रहा है और ये शुक्र तो कभी भी मंगल का साथ नहीं छोड़ रहे हैं। इस वजह से मैं समझता हूं कि आपको अपने बल को सही दिशा देनी होगी, आपको अपने ज्ञान को सही दिशा देनी होगी, आपको आपके धन के खर्च करने को सही दिशा देनी होगी। और मैं समझता हूं कि धन को कहां लगाना है, कहां खर्च करना है, किसके साथ कैसा व्यवहार रखना है, इसमें संतुलन पैदा करने का दबाव आपके ऊपर रहेगा। आपकी कुंडली में बाकी की अगर दशाएं बात करूं तो चंद्रमा कमजोर हो रहे हैं, इस वजह से माता मानसिक रूप से परेशान रहती हैं और उनमें थोड़ी बहुत अंदर से ही खिन्नता का भाव रहेगा, उससे आप मिटा नहीं सकते। मंगल के बाद मंगल मृतप्राय है, इस कारण से वो ठीक ही है। मैं समझता हूं कि अगर पापग्रह होकर के चतुर्थ भाव में मृतप्राय है, इस कारण से उन्होंने कम से कम आपके माता भाव को कमजोर तो किया ही है, आपके साहस को कमजोर ना करें, इस बात का ख्याल रखिएगा। बजरंग बली की पूजा, बजरंग बली की आराधना, मंदिर का दर्शन, ये सब आपके नित्य नियम होने चाहिए। किसी शिव जी के मंदिर में जाकर के और घर में घी का दीपक जलाने का काम अवश्य करना चाहिए। अगर हो सके तो अपने कुल देवता को प्रत्येक दिन दीपक अवश्य जलाया करिए, जिससे उनकी कृपा आपको प्राप्त होती रहे। बुद्ध के बारे में अगर बात करता हूं तो संपूर्ण देंगे। गुरु जो है वो कमजोर है, इस वजह से गुरुत्व का बल बढ़ाइए। भाग्य को वृद्धि देने के लिए किसी मंदिर का नित्य प्रतिदिन दर्शन आवश्यक होगा। गुरु का बल आपकी कुंडली में भाग्य के बल को कमजोर भी करेगा और निस्संदेह भाग्य में पिता के सुख को कमजोर भी करते देखे जा रहे थे। शुक्र जो है वो जन्म कुंडली में मृतप्राय है, इस वजह से कम धन के आने की गति थोड़ी विलंब से या ढंग से नहीं होती है, कई बार ज्यादा कई बार कम, या कई बार नौकरी बदलने का दबाव ऐसा कायम होता रहता है। वस्तुतः आप बाहर जाएंगे तो ठीक ही रहेगा, लेकिन मैं जहां तक समझता हूं कि चतुर्थ भाव कमजोर है, ये आपको टिकने भी नहीं देगा, आपको बाहर ही रहना चाहिए। जन्म स्थान से दूर रहेंगे तो ही लाभदायक स्थिति भी बनेगी। शनि कमजोर है, मैं समझता हूं ठीक है, इसे बहुत ज्यादा बलवान होने की आवश्यकता नहीं है। राहु और केतु की दशाएं आपके लिए अच्छी रहेंगी, पर फिर भी उनको संतुलित और उनके नेगेटिव प्रभावों को अपने पक्ष में लेने के लिए लाजवर्त मंगल राहु की दशा में जरूर पहन लीजिएगा। अभी आपको पन्ना पहनने की कोई आवश्यकता नहीं महसूस करता हूं मैं, क्योंकि बुध जो है उससे बढ़िया तो आपकी कुंडली में सूर्य बैठे हैं। अगर आपको सलाह लेनी है तो मैं कहता हूं कि सूर्य का रत्न आप पहन सकते हैं, क्योंकि मंगल की दशा चल रही है तो इसमें सूर्य का रत्न पहना जा सकता है। अपने क्रोध को देख लीजिएगा, पर वस्तुतः सूर्य की दशा आपके लिए अच्छी रही, मंगल की दशा अच्छी रही, राहु की दशा भी अच्छी रहेगी। हाँ, आपने दुख झेले हैं, ये बात मैं कह सकता हूं, पर वो सिर्फ मंगल के कारण हो रहा है। क्लियर है? आपको सूर्य का रत्न माणिक्य पहनना चाहिए, ये ज्यादा लाभ करेगा 100%, क्योंकि वो हर जगह, यहां भी ठीक है, यहां भी सूर्य जो है वो जन्म कुंडली में भाग्य भाव के अधिपति होकर के धन भाव में बैठे हैं, और मैं समझता हूं कि अच्छी स्थिति है। यहाँ भी सूर्य जो है वो स्वग्रही है, यहाँ भी सूर्य बढ़िया बैठे हैं, इस कुंडली में भी उनका योगदान होता है, इस कुंडली में भी उनका योगदान होता है, इस कुंडली में भी उनका योगदान होता है। इस वजह से सूर्य का रत्न ज़्यादा बढ़िया होगा, आपको माणिक्य ज़्यादा लाभ करेगा। राहु की दशा अगर आएगी तो माणिक्य अगर इस हाथ में पहने रहेंगे तो लाजवर्त इस हाथ में बदल लीजिएगा। अब बाकी फिलहाल मैं आपको एक बात और कहता हूँ, बजरंग बली की पूजा आपको ज़्यादा करनी चाहिए। चंद्रमा डिग्री के आधार पर मैंने सारी स्तुतियां बता रखी हैं, कौन ग्रह कितना परिणाम करेगा, पर फिर भी आपका जन्म नक्षत्र बहुत अच्छा है जो आपको श्रेष्ठ बनाएगा और निरंतर आपको आगे ही बढ़ रहा है। और दरअसल आप खुद को कितना बलवान और मजबूत समझें, ये बात, इसमें कोई भी संदेह नहीं है कि सूर्य और चंद्रमा का प्रभाव जब जन्म कुंडली में अच्छा बन रहा हो तो सूर्य स्वग्रही और चंद्रमा भी बढ़िया उच्चाभिलाषी, तो ये एक अच्छी बात है। इस कुंडली के कमजोर होने के पीछे का कारण सिर्फ यहाँ मंगल के नीच होने का कारण मैंने बताया। बाकी मंगल जो बैठे हैं वो पुनर्वसु के हैं, शुक्र पुनर्वसु के हैं। घमंड ना करिएगा और कभी भी इस बात का भाव मत रखिएगा आपके अंदर कि आपने करा है। दरअसल आपने नहीं किया है, क्योंकि गुरु का प्रभाव लग्न पे था, थोड़े बहुत ही वो थे, अकेले नहीं बैठे होते थोड़े और भी अच्छे हो जाते, तो किसी के साथ बैठ जाते तो अच्छी बात होती, पर वस्तुतः वो ठीक बैठे थे। इनका प्रभाव यहाँ के लिए अच्छा था, इनका प्रभाव यहाँ के लिए सबसे ज़्यादा अच्छा है, यहाँ के लिए अच्छा है, जहाँ व्यक्तित्व का लाभ और ज्ञान का लाभ ये दोनों मिल रहा है, पुत्र संतति का लाभ और श्रेष्ठ दाम्पत्य का लाभ भी मिल रहा है। दाम्पत्य कमजोर कभी भी नहीं है, पति श्रेष्ठ नौकरी वाला होगा और अच्छे व्यक्तित्व वाला होगा, वो निंदनीय नहीं होगा और निस्संदेह आप ही के जैसे व्यक्तित्व वाला होगा।
मजबूत होगा, बेहतरीन होगा। विवाह के लिए अगर दिशा देखें या राशि, तो कर्क राशि और मेष राशि आपके लिए अच्छी रहेगी। सिंह राशि के जातक से भी विवाह कर सकते हैं, धनु राशि वालों से भी विवाह किया जा सकता है। दिशा के लिए पश्चिम बहुत अच्छा रहे, मंगलवार दिन अच्छा रहे और अंक 5 अच्छा रहे, या 4 भी चलेगा। ये बातें इतनी सी हैं। आपकी कुंडली में मेष राशि, सिंह राशि और धनु राशि अच्छी होती है, ये राशियां आपके लिए लाभदायक सिद्ध हो सकती हैं। पर मकर और कुंभ वालों से बचने की बारी है। आपकी कुंडली में तुला और वृषभ जो राशियां बनी हैं, मतलब सप्तम और द्वितीय, ये दोनों भाव आपकी कुंडली के लिए मारक बनकर के जन्म कुंडली में माता को मार रहे हैं। इस कारण से कई बार जब शुक्र की दशा चले, शुक्र में राहु आए, तो शुक्र में मंगल आए, तो थोड़ा बहुत सावधान होना चाहिए माता को लेकर के। और मैं जहां तक समझता हूं आपकी कुंडली में माता है, अभी घबराने जैसी कोई बात नहीं, और सर्वस्व आपकी माता ही है। और छोटी बहन वगैरह का सुख आपकी कुंडली में है, उससे घबराने की बात नहीं है। वो है तो आपके पास बल है, वो नहीं होती तो बल नहीं होता। दरअसल आप जब हारते हो तो उसी पे ताकते हो, माता पे तो बाद में दिगाह जाती है, पर वस्तुतः आपकी छोटी बहन निस्संदेह आपके लिए हमेशा है। और वो साहस है, वो आपका बल है, क्योंकि वो शुभग्रह है और अपनी ही राशि में अपने ही भाव में बैठा है। तो बिल्कुल भी घबराने जैसी कोई बात नहीं है। आप ऊंची प्रतियोगिता में भी जा सकती हैं, कुछ कभी मन करे तो बड़ी प्रतियोगिता में हिस्सा लीजिए और आजमाइए खुद को। सरकारी नौकरी के चांसेस बन रहे हैं, क्योंकि सूर्य भी ठीक है, चंद्रमा भी ठीक है और बुध भी ठीक है। प्रतियोगिता भाव तो वैसे भी ठीक है, क्योंकि शनि और बुध देख रहे हैं। तो निस्संदेह अगर कोई ऐसी नौकरी मिले जहां पे कंप्यूटर पे बैठ करके काम करना हो, जैसे टैक्स डिपार्टमेंट हो जाए या पढ़ाने का काम हो जाए, सॉफ्टवेयर से संबंधित कोई क्षेत्र हो जाए, टीसीएस वगैरह, ऐसी कंपनियां भी होती हैं जो अर्ध सरकारी भी तो नहीं है तो प्राइवेट ही हैं, पर इन सब क्षेत्रों में भी आपको लाभ मिल रहा है। ये ऑटोमोबाइल सेक्टर में भी है, तो आपको वहां भी तो कंप्यूटर का काम होता ही होगा। तो आपकी कुंडली में ये बात भी है। और मैं समझता हूं कि आपकी कुंडली में बुध बढ़िया है, सूर्य अच्छे हैं, चंद्रमा अच्छे हैं, शुक्र भी ठीक ठाक है, दिग्बली भाव में बैठे हैं। उनका प्रभाव थोड़ा कमजोर हो रहा है, लेकिन गुरु का प्रभाव ठीक है, इस वजह से मैं समझता हूं कि वो कमजोर नहीं हो रहे हैं, आपको अनुभवी बना रहे हैं। कभी भी इस कुंडली में अगर भवन वगैरह खरीदना हो तो गुरु की दशा, पुष्य नक्षत्र और आपकी कुंडली के आधार पर पुनर्वसु, उत्तराषाढ़ा, उत्तरा फाल्गुनी, उत्तरा भाद्रपद, अनुराधा, ये सब नक्षत्र अच्छे होंगे। कभी भी आपको कोई काम करना हो तो भरणी में मत करिएगा, कुछ अच्छा और कुछ नया या दान देने का काम। आपको अगर कभी भी कुछ करना हो तो सूर्य को अर्घ्य देना चाहिए, विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करना चाहिए, और साथ ही साथ विष्णु सहस्त्रनाम के पाठ के अलावा राम रक्षा स्तोत्र का पाठ भी करना चाहिए। अगर हो सके तो आपकी कुंडली में राशि मेष की है, ढैया 7.5 का कोई प्रभाव मैं नहीं महसूस कर रहा हूं, इस वजह से ठीक है। बस इतनी सी बात है। कुछ इसी तरीके से आज के कार्यक्रम का समापन करते हैं। शाम का कार्यक्रम जरूर देखिएगा, एप्लीकेशन जरूर डाउनलोड कर लीजिए। ज्योतिषी लक्ष्य नाम से आपको एप्लीकेशन मिल जाएगा। नकुल पारासर के नाम से मैं आपको इंस्टाग्राम पे मिल जाऊंगा। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।